नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे बचपन के दिन कक्षा 9 चैप्टर 7 महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित ये पाठ। जो भी लोग नए चैनल पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करते रहें। तो शुरू करते हैं। बचपन की स्मृतियों पर एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा हो। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। बचपन के दिन को याद करते हुए महादेवी वर्मा जी ने ये सारी चीजें बताई हैं। आप भी कभी कुछ ऐसा याद करिए जो आपके बचपन में घटित हुआ। उसके बाद आज के दिन याद करिए तो ऐसा लगता है कि परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल चुकी। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की ही न थी। उन्होंने बताया कि मुझे लग रहा है मैं कई पीढ़ियों के बाद में अपने परिवार में जन्म ली थी और कुछ समय ऐसा था कि जिसमें कोई लड़की ही जन्म नहीं ली थी। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई। आगे उनका कहना करीब 100 साल हो गए होंगे। उससे पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। परम धाम मतलब बचपन में ही लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी। ये आपको भी पता है, क्योंकि जो पहले लड़की को बोझ समझता था, आज भी समाज में ऐसे लोग हैं। ये परंपरा अभी भी कहीं गई नहीं है। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो बड़ी खातिर हुई। वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। उन्होंने कहा, जो मेरे बाबा थे, ग्रैंडफादर, उन्होंने जो है कुल देवी के बहुत ही पूजा अर्चना की। उसके बाद मैं उत्पन्न हुई तो मुझे वो सारी चीजें नहीं सहनी पड़ी जो और अन्य लड़कियों को सहनी पड़ती थी। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। महादेव वर्मा जी ने बताया, घर में कोई हिंदी पढ़ा लिखा नहीं था। बाबा जानते थे और पिताजी अंग्रेजी जानते थे। मेरी माता जबलपुर से आई थी, तब अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। उन्होंने कहा, माता जी जब करके माता जी की, तो उनको हिंदी का नॉलेज हो। और वो फिर जब मैं बड़ी हुई पढ़ने लायक, तो उन्होंने पंचतंत्र की कहानी जो है हमको सिखाया। बाबा कहते थे, इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा। मैंने संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे बस थी। महादेव वर्मा जी कहते हैं कि मेरे बाबा चाहते थे कि मैं एक विदुषी बनूं। शायद उनका विचार बहुत उच्च था। वो चाहते थे कि मैं भी उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन शायद कठिन था, इस वजह से मैं सीख नहीं पाई। मेरे बस का नहीं रहा ये सारी चीजें। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। कह रहे कि पंडित जी आए तो वो थोड़ा संस्कृत पढ़ाने, और माँ जो थी थोड़ी बहुत संस्कृत जानती थी, तो उन्हें जो है गीता पढ़ने में विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उन्होंने कहा कि मैं भी बैठ जाती थी तो संस्कृत ही सुन लेती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था। उन्होंने कहा कि जो मिशन स्कूल था वहाँ वातावरण दूसरा था। प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा। वहां जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। मुझे कास्ट वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहां मैं 5वें दर्जा मतलब कक्षा होता है, 5वें दर्जे में दाखिला हुआ, 5th क्लास में। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। उन्होंने बताया कि जो वहाँ का वातावरण था, जिस स्कूल में मुझे भेजा गया था, मिशनरी स्कूल, वहाँ पे लड़कियां दोनों तरीके की थी, हिंदू थी और क्रिश्चियन भी थी। और मेस अच्छा था, तो वहाँ प्याज तक नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास, हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली थी साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। आपको याद होगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जो लेखिका रही, महान लेखिका, वो महादेवी वर्मा जी की 2 क्लास सीनियर थी। 7वीं क्लास में मिली थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से ही तुक मिलाती आई थी। तुक मिलाना मतलब साथ देना। कह रहे मैं भी बचपन से उनका साथ देती थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी।
मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जगिए कृपा निधान पंछी बजे, एक ये जो पद है वो गाती थी, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। उन्होंने बताया कि माँ भी लिखती थी, गाती थी पद वगैरह, विशेषकर मीराबाई जी के, तो वो हम सुनते थे और यही जो है शाम को भी कोई ना कोई पद हो ही जाता था। सुन सुनकर मैंने भी ब्रजभाषा में लिखना आरंभ किया और यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। उन्होंने कहा मैंने ब्रजभाषा शुरू कर दी तो सुभद्रा कुमारी जी जो थी वो खड़ी बोली लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा कुमारी जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। उन्होंने कहा कि वो तो बड़ी थी, वैसे भी सीनियर थी और लिखने में उनकी प्रतिष्ठा काफी बड़ी हो चुकी थी, तो उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरे डेस्क की किताब की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें। उन्होंने एक दिन पूछा तो मैंने डर के मारे मना कर दिया, ना में जवाब दे दिया, लेकिन जब उन्होंने तलाशी ली तो बहुत सारा कुछ मटेरियल निकल आया। तब जैसे में किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा और दूसरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। कास्टवेट में एक पेड़ की डाल नीचे थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। कहने लगे कि उन्होंने जब कविता का मटेरियल पाया जो मैंने लिखा था, मेरा हाथ पकड़कर, एक हाथ में कागज एक हाथ में मुझे, हाथ से पकड़कर मुझे दूसरे हॉस्टल तक जो है दिखाई कि देखो ये कविता लिखती हैं। और फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। फिर उन्होंने बताया कि कास्टवेट में एक पेड़ था, नीचा पेड़ था डाली का, तो उस पर उसी पर बैठ जाते थे। जब लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे, मतलब एक दूसरे का साथ देते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण, याद करिएगा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उसमें जाने लगे। कहना कवि सम्मेलन होने लगे, फिर हम दोनों, सुभद्रा कुमारी चौहान और मैं, मतलब महादेव वर्मा, दोनों लोग जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैंने सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी के सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। आनंद भवन आज भी है, आप अगर जाएंगे इलाहाबाद में तो एक बार घूमिएगा जरूर, ठीक है। बंद कर दिया, अब तो बंद कर दिया गया है, अब बस ऐसे दिखाने के लिए खुलता है, म्यूजियम टाइप का बना दिया गया। जहां तहां हिंदी का भी प्रचार चलता था। कभी सम्मेलन होते थे तो कास्टवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिऔध जी अध्यक्ष होते थे। हरिऔध जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, ठीक है। चोखे चौपते और चुभते चौपते बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ये इनकी रचनाएं हैं। श्रीधर पाठक होते थे, ये भी महत्वपूर्ण कवियों में से एक है। जी होते थे, कभी कोई होता था, कब हमारा नाम पुकार से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। क्या जब हम कवि सम्मेलन में जाते थे तो अध्यक्ष कोई रहा हो, लेकिन प्रथम पुरस्कार मुझे ही मिलता था और करीब 100 से कम क्या होंगे मेरे पास। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार, सुंदर। नक्काशीदार मतलब डिजाइन होता है, पुरानी जो डिजाइने होती हैं उनको नक्काशी बोलते हैं। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा देखो यह मिला चांदी का, जो कटोरा मिला चांदी का। उन्होंने आकर सुभद्रा जी को दिखाया। माफ कीजिएगा। सुभद्रा ने कहा ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। मैं ऐसे ही बोलते। उस बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च से हमेशा एक एक दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उन्होंने ये कहा कि देश के लिए हम लोग जो है एक एक दो आने बचाते थे और जो है उन्हें जब बापू आते थे दे देते थे। बापू मतलब महात्मा गांधी। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकालकर बापू को दिखाया। मैंने कहा कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला। कहने लगे अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया। उसे हाथ में लेकर बापू बोले तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। उन्होंने कहा जब बापू को कटोरा दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने देखा तो उसने कहा कि क्या तू दे देगी मुझे यह कटोरा? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने कहा कि अब देने के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, और दे दिया और दे करके मैं चली आई।
दुखिया हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कही। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। फिर बोली देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ। सुभद्रा जी ने कहा कि बचने वाली तो हो नहीं तुम, कटोरा बना के खिलानी पड़ेगी, चाहे पीतल के कटोरे में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में। फूल एक धातु होता है जो पीले कलर का होता है और शादी बारात में अक्सर चलता है। और जब दूल्हा और दुल्हन खाना खाने बैठते हैं तो फूल की थाली में जो है उनको जो है खिलाया जाता है, तो वो फूल होता है पीला कलर का। तो इस चीज को आप ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। आगे चलो। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी। पुरस्कार में मिला कटोरा, अपना कटोरा मैंने बाप को दे दिया। हमारे वर्मा जी कह रहे थे इतना सारा कुछ हो जाने के बाद फिर भी प्रसन्नता ही मुझे हो रही थी कि मैंने जो है ये कटोरा बापू जी को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबिन निशा हमारे कमरे में आकर रही। कह रहे कि उनका कोर्स शायद कंप्लीट हो गया था, वो चली गई थी। और दूसरी एक मराठी लड़की जेबिन निशा आई थी। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी, और मुझे इस तरह कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। कहने लगे जब से वो आई थी तो मुझे कविता के लिए कुछ अवकाश मिलने लगा, क्योंकि जो छुटपुट काम होते थे वो कर देती थी। जेबुन मराठी शब्दों में मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी। वह एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकल जैसी मराठी शब्दों का मिला जुला कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना रहा न जाता था। क्या है कि जब इस तरीके की मराठी भाषा में कुछ कहती तो जो उस्तानी जी थी उनसे रहा न जाता। वाह, देसी कौवा मराठी बोली, जेबुन कहती थी कि देखो देसी कौवा और मराठी बोली बोल रही। जेबुन कहती थी नहीं नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं में इसी तरह किनारेदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी हम मराठी हूं तो मराठी बोलेंगे। कहने लगे कि हम मराठी हैं तो मराठी बोलते थे, और उनके पहनावों को यहाँ पर उन्होंने बताया है। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वो आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती तो वो बुंदेल में बोलती थी, कोई अंतर नहीं था। कहने लगे कि वहां कोई सांप्रदायिकता नहीं थी। जिस तरीके से आज सांप्रदायिकता के नाम पर हिंसा होने लगी है, ये थोड़ा देखकर मन टूट सा जाता है, लेकिन उस समय ये था नहीं। जो अवधी थे वो अवधी बोलते थे, जो मराठी थे बुंदेलखंड थे वो बुंदेलवी बोलते थे, मराठी मराठी अपना बोलते थे, कोई अंतर तो था ही नहीं। और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलते थे। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। क्या उस समय ये बहुत बड़ी बात थी, एक मेस में खाते थे और एक ही प्रार्थना में खड़े होते थे। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का चला जो आज तक चलता है। कहने कि जब हम विद्यापीठ में पढ़ने गए तब से जो बचपन का क्रम चला वो अभी तक चलता ही आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते रहते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। कहने लगे कि जो भी कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जो बताए जाते हैं वो बचपन से बुढ़ापे तक चलते हैं। और वही बात ये बता रहे हैं कि जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे एक नवाब रहते थे, जवारा के नवाब। उनकी नवाबी छिन गई थी, वे बेचारे बंगले में रहते थे। कह रहे उनकी नवाबी छिन गई थी, अंग्रेजों का समय तो था ही उस समय, उनकी नवाबी छिन गई होगी। कह रहे थे वो बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो। तो वहां पे जो उनकी बेगम साहिबा थी वो कहती थी इनसे, लेखिका महोदय से, कि हमको ताई कहा करो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहां मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वो कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे ही उनको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिस बंगले में नवाब जी रहते थे उसी बंगले में हम रहते थे, और
हम बेगम साहिबा को ताई साहिबा कहते थे और उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारा जन्मदिन उनके यहाँ मनाया जाता था, उनका जन्मदिन हमारे यहाँ मनाया जाता था। और उनके यहाँ जो लड़का रहता था उनको जो है हम राखी बांध दिया करते थे। तो उनके घर वाले कहते थे कि जो है जब तक बहनें राखी ना बांध जाए तब तक जो है निराहार रहना, मतलब कि खाली पेट रहना है या उपवास रखना, आप जैसे समझ सकते हैं इसको। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे तो कहते थे बार बार ऐसा होता है कि भाई भूखा बैठा है, तो जो है राखी बनवाने फिर हम लोग जाते थे। हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। इस तरह मुहर्रम पर हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। कह रहे कि इस तरीके से जो है, और जब उनके यहाँ मुहर्रम होता था उनके लिए हरे कपड़े बनते थे तो हमारे लिए भी बन ही जाते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ, वहां तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊंगी। तो जब महादेव वर्मा जी कह रही हैं कि जब हमारा एक छोटा भाई हुआ तो जो है ताई साहिबा ने कहा कि देवर जी से कह दो कि नेक जो है हमारा संभाल के रखें, हम आ जाएंगे शाम तक। वे कपड़े वपड़े लेकर आई, हमारी माँ को दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चची नहीं होती वे अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चची ताई पहनती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैंने अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो बच्चा था, जो उनका भाई था, उन्होंने जो है उसके लिए कपड़े वपड़े लेकर आई और बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति होती है जब बच्चे नहीं होते या फिर कुछ ऐसा होता है तो ताई चाची जो है 6 6 महीने तक कपड़े पहनती हैं। और फिर उन्होंने कहा कि बच्चा बहुत सुंदर है, इसका नाम मैं अपनी तरफ से मनमोहन रख देती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। तो लेखिका महोदया ने बताया कि मेरे भाई का जो नाम ताई साहिबा ने दिया था वही नाम चला और उन्होंने जो है जम्मू यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे। वीसी कहते हैं वाइस चांसलर को, हिंदी में कुलपति कहते हैं, ठीक है। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूं तो अपने घर में वे अवधी बोलते थे, वातावरण ऐसा था। उस समय के हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे सपना ही था, आज वह सपना खो गया। कह रहे हैं कि उस समय का स्थिति देखकर लगता था कि ये सारी चीजें सपने से अच्छी थी, लेकिन आज की स्थिति देखकर लगता है कि सपने से सपना हो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कुछ कथा और होती। उन्होंने कहा कि शायद अगर वो सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। तो इस तरीके से पाठ का समापन करते हैं। महत्वपूर्ण चीजें मैंने चैप्टर के मध्य में ही बता दी हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लगे तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले करके देख लीजिएगा। जैसे ये देखिए, लेखिका ने उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, क्योंकि उनको बहुत कठिन लगती थी। लेखिका ने माँ के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, ठीक है। जवाहरा के नवाब अपने पारंपरिक संवादों में लेखिका के संदर्भ में सपना क्यों कहा। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमने पढ़ लिए हैं। विलोम शब्द हैं, ढूंढ कर लिखिएगा। मैं वैसे ग्रामर पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। विद्वान का होता है अज्ञानी, अनंत का होता है अंत, ठीक है। और निरपराधी का होता है अपराधी, दंड का होता है क्षमा, शांति का होता है शांति। ये सारी चीजें हैं। इस तरीके से आप जो है ये देखिए उपसर्ग है, ये प्रत्यय उपसर्ग है, ये हम पढ़ाएंगे। जैसे निरा आहार, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं इसमें ट्रिक बता देता हूँ कि प्रत्यय और उपसर्ग कैसे अलग करना है। देख लीजिए, कोई भी शब्द जैसे निराहारी लिखा है, ठीक है, तो निराहारी में क्या होता है, निर्धन आहार धन ई। तो आहार क्या है, एक संज्ञा है, ठीक है। आप संज्ञा को किसी भी चीज से अलग कर देंगे तो उसके पहले का जो भी शब्द होगा वो उपसर्ग या प्रत्यय होगा। तो ये चीजें आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बताऊंगा। और इसमें हम लोग देखते हैं, ये शब्द संपदा है, आप इसको जो है देख लीजिएगा। ये हमने खुद ही बता दिए हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। जो लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते रहें। मिलते हैं, तब तक के लिए।